अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद मालिक। पहले तो एक बिलेटेड हैप्पी न्यू ईयर। मैंने लास्ट अपने 3 प्रोग्राम्स मिस किए थे। काफ़ी कुछ हो रहा है मुल्क में, लेकिन नई खबर क्या है? नई खबर उसमें सच कोई भी नहीं है, लेकिन एक नई फ़िक्र ज़रूर है। एक तासुर अपना बड़ा ज़ोर पकड़ा है पाकिस्तान में कि शायद जो सी गवर्नमेंट है, इसके बारे में अपोजिशन ने भी बहुत कुछ तासुर को तक़वियत दी है। कुछ अपनी हरकतें भी ऐसी हैं गवर्नमेंट की, लेकिन इंप्रेशन ये स्ट्रेंथन होता जा रहा है कि कन्फ्यूजन है। एक हेडलेस चिकन की तरह नीयत शायद ठीक है, डिज़ायर अपनी जगह है, वज़ीर आज़म चाहते हैं ये चीज़ें हों, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा, डिटेल्स नज़र नहीं आती, इम्प्लीमेंटेशन नज़र नहीं है, पॉलिसी में बहुत ज़्यादा फ्लॉज नज़र आ रहे हैं। जिस तरह अभी आज सुबह ही कल एक प्रोग्राम हुआ, उसमें बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं शामुल हक, फाइनेंस में लिखते रहे हैं, डॉन में थे। उन्होंने कुछ कोट किया IMF के लोगों को, और उन्होंने कहा कि उन्होंने जो फाइनेंस मिनिस्टर असद उमर के बारे में कहा कि जी वो बड़े शायद एरोगेंट हैं और अनप्रिपेयर्ड आ जाते हैं। उनसे भी बात करेंगे। और सोशल मीडिया पर उस पर भी एक आग लगी हुई है कि क्या हो क्या रहा है, इज़ द फाइनेंस मिनिस्टर लाइक दिस। फिर हमने बहुत सी अपॉइंटमेंट्स देखी, फिर यूटर्न्स देखे पंजाब के चीफ मिनिस्टर की, हमें समझ नहीं आ रही। तो क्या ये गवर्नमेंट वाकई कन्फ्यूजन का शिकार है, या गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है मगर शायद वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रही? इस पर हम बात करेंगे। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट भी केस, असद खान साहब का केस जो चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, जिसके अंदर वो आपको याद है वो JIT के अंदर पैसे दिए गए नवाज शरीफ साहब को, दूसरों को, और उस पर पूरी एक FIA की इन्वेस्टिगेशन थी। तो उसके ऊपर अब उन्होंने FIA ने कह दिया है अदालत को कि जी ये केस ख़त्म कर दिया जाए, बिकॉज हमारे पास सबूत नहीं है, बहुत अरसा गुजर गया है। क्या ये इतने इंपॉर्टेंट केसेस इसी तरह हिस्ट्री की जिसको बिन में कहते हैं जाते रहेंगे, रद्दी टोकरी के अंदर? और इसी तरह के दूसरे केसेस हैं, जब हमने जरदारी साहब का पहले देखा 11 साल, फिर इट अमाउंटेड टू नथिंग। आज भी हम बहुत बड़े बड़े केसेस देख रहे हैं, चल रहे हैं। अभी एक JIT फिर आसिफ अली जरदारी पे बड़े होशुबा किस्म के इंकशाफात कर चुकी हुई है। क्या ये केसेस भी इधर डेस्टिन्ड हैं, यही होगा? और तीसरा एक सवाल, अगर ये गवर्नमेंट इसी तरह लिस्टलेस रही, अगर ये गवर्नमेंट का यही कन्फ्यूजन की बात चलती रही और ये नाकाम होती है, फॉर एग्जांपल एज अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन, तो क्या सिर्फ ये एक पार्टी की नाकामी होगी कि ये एक पूरी मिडिल क्लास की होगी? क्योंकि हमने 2018 के इलेक्शन में और रनअप में ये देखा कि पहली बार एक बहुत बड़ा सेगमेंट सोसाइटी का वो था जो कभी इलेक्शन में नहीं आया, कभी वोट नहीं किया। अर्बन, अर्बन यूथ, मिडिल क्लास के लोग, औरतें, बच्चे, ये हमने देखा इस बार एक ट्रेंड था। तो क्या ये चीज़ें, व्हाट इज़ एट स्टेक? क्या आज की बेयकीनी की कैफियत की स्टेक पे क्या क्या लगा हुआ है? सिर्फ इस मुल्क की मईशत, एक पार्टी का मुस्तकबिल, या एक मुल्क का पूरा डेमोक्रेटिक कल्चर? ये 2-3 चीज़ें हैं। ये शायद आपको थोड़ी सी एम्बिगुअस लगें, लेकिन हैं बड़ी स्पेसिफिक। इसके अलावा मैं आपसे 2-3 चीज़ें शेयर करूँगा कि हमने प्रोग्राम भी किए थे पाकिस्तान के जो सफ़ीर थे अमेरिका में, अली जहांगीर सदीकी साहब, बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल पास केसेस उन पर लगे हुए थे नैब के। उनको हम उस वक्त मुखालिफ थे उनको सफ़ीर लगाने के। अब उनको नैब ने तलब कर लिया, और शुनीद ये है कि शायद अब उनके खिलाफ रेफरेंस भी दाखिल फाइनली हो जाएगा। और दूसरा, हमने मलीर नदी स्कैंडल की भी मैं आपसे बात करूंगा बाद में, जो पूरा नदी का बेड ही बेच दिया था। हमने वो स्टोरी भी आपसे बड़ी डिटेल में आपसे शेयर की थी, उसमें भी काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। मैं अपने पैनल का आपसे इंट्रोडक्शन दे दूँ। काशिफ अब्बासी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। मुशर्रफ जैदी साहब, थैंक यू अगेन फॉर जॉइनिंग अस। लाहौर से हमें फ़ाद हुसैन ने ज्वाइन किया है, और अभी हम उनसे भी बात करेंगे, तो शाम से भी। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन, क्या कन्फ्यूजन का शिकार है काशिफ, तो ये परसेप्शन है? देखिए, कन्फ्यूजन तो मैं नहीं कहूँगा, आई थिंक डायरेक्शनलेस ज़रूर है। मुझे पिछली हुकूमत देखने में मियाँ साहब की जब गवर्नमेंट आई, उन्होंने फोकस किया 2-3 एरियाज़ के, ये एरियाज़ वो हैं जिस पे सबसे ज़्यादा काम करने की। तो सबसे पहली ब्रीफिंग बिजली पर हुई, जो मुसद्दिक मलिक साहब ने की। पूरे पाकिस्तान से, कराची, लाहौर से भी जर्नलिस्टों को बुला के ब्रीफिंग दी गई। और आप जब भी बात करें ख्वाजा साहब से, जो भी लोग रन कर रहे थे उस वजारत को, लग रहा था काम हो रहा है, और हम बिजली जाते जाते ये काम करके जाएंगे। सो वही इकोनॉमी, दूसरी चीज़ इस पर डार साहब तो ऑलवेज ही लुक्स बिजी। वो तो झूठ भी ऐसे बोलते थे, लगता है सच बोल रहे हैं। मतलब उनको तो ऑलवेज लुक बिजी। सो ऐसा लगता है कुछ हो रहा है इस मुल्क में। अभी मुझे इस PTI की गवर्नमेंट से नजर ये लगी रहा है कि आई डोंट नो इनकी प्रायोरिटीज क्या है।
इकॉनमी तो है ही है, जाहिर है वो तो इसलिए इकॉनमी मजबूरी तो प्रायोरिटी पता नहीं, वो मजबूरन इकॉनमी हमारी प्रायोरिटी है, क्योंकि इकॉनमी है इस मुश्किल में कि जब इलेक्शन हुआ तो उस दिन बिलावल साहब खड़े होकर क्या कह रहे हैं, इकॉनमी खराब है, हमजा साहब क्या कह रहे हैं, इकॉनमी खराब है, शहबाज साहब कह रहे हैं, जरदारी साहब कह रहे हैं, एवरीबडी सेड कि इकॉनमी खराब है, सो इकॉनमी अगर सब कह रहे हैं तो खराब होगी, तो उस पर तो फोकस होना चाहिए, उसके अलावा किस चीज़ पे फोकस है? मेरा ख्याल था ये हुकूमत रिफॉर्म्स करेगी, मुझे तो कोई रिफॉर्म्स नज़र नहीं आ रहे। ये नहीं कि रिफॉर्म्स हो चुके होने चाहिए थे, लेकिन रिफॉर्म्स में कुछ नज़र आना चाहिए था कि ये कुछ हो रहा है, हमने ये बना दिया है, इसकी ये रिपोर्ट आ गई है, इसमें ये इनकी रिकमेंडेशंस हैं, इस पर बहस होगी, आप लेजिस्लेशन हो नहीं रही, फिर लेजिस्लेशन आपने 3 महीने ज़ाया कर दिए कमेटियों पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, फिर एंड में आप वहीं खड़े हो गए। लेजिस्लेट आप कर भी नहीं सकते, आपके पास वो शायद पार्लियामेंट में वो स्ट्रेंथ नहीं, वो तो एक दफा बिल टेबल पे गिरता ना मेरा भाई, तो फिर पता लगता है इसके लिए काम करना पड़ता है। वो तो इशू वहीं रुक जाता है ना, जब आपने ट्विटर से हटके टीवी शोज की लड़ाइयों से, जब आपने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी का झगड़ा पड़ा तो उस पर उन्होंने कहा हम ना कमेटीज में बैठेंगे ना कुछ करेंगे, हमने वो नहीं, अल्टीमेटली आपने वही बात मान भी ली, सो अ लॉट ऑफ टाइम वाज वेस्टेड। अब भी जो सा है उस पर अभी भी कंफ्यूजन चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि हम अनड्यूली शायद तो कुछ हार्श नहीं है इन लोगों के साथ। हार्श मैं इसीलिए कह रहा हूं, 6 माह हो गए नहीं, 6 माह नहीं हुए, 5-5.5 नहीं, 18 अगस्त को हलफ लिए, 125 दिन, 6 महीने, 125 दिन टू बी प्रिसाइज। नहीं तो 6 महीने तो नहीं हुए ना। हाँ चले, 5 महीने भी नहीं हुए, 4 महीने से थोड़ा ज्यादा हुआ। अच्छा, अभी पहली जो कैटेक्लिज्म आनी है कैबिनेट में या इस हुकूमत में वो नहीं है। कैटेक्लिज्म से मानी कि कोई बड़ी चेंज, कोई किसी की नौकरी जो है वो फारिग हो। अभी तक सारी जो गलतियां जिसको आप और हम गलतियां समझते हैं, लेकिन जो गलतियां पब्लिक डोमेन में समझी जा रही हैं उनका खुमियाजा किसी को नहीं भुगतना पड़ा है। और इस हुकूमत में अभी तक एक ऐसे अभी फारूक सलीम सबसे बड़ी जब लेटेस्ट फारूक सलीम का जो हुआ स्पोक्समैन है नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर कह रहे नहीं वो स्पोक्स, उन्होंने खुद ट्वीट किया, अब वो स्पोक्समैन थे नहीं, उनका वो नोटिफिकेशन नहीं निकला। These are like child play things. ये तो गवर्नमेंट सीरियस है। बट देखिए आई एम नॉट, मेरे लिए क्योंकि पीटीआई की गवर्नमेंट से ये चीज़ है, मेरे लिए कुछ वो नहीं है, शौक नहीं लगा मुझे कि ऐसी चीज़ हो गई है। मैं अगेन आई प्रॉब्ली पार्टली एग्रीइंग विद हिम कि बहुत हार्श है, बट हार्श नहीं है। सी पहले 4-5 महीने में अगर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत होती, कोई ऐसा भूचाल नहीं आना था पाकिस्तान में, पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती, कोई तूफान नहीं आना। मैंने गवर्नमेंट लाइक पीटीआई कम्स इन, मैंने गवर्नमेंट लाइक आम आदमी पार्टी कम्स इन इंडिया, उसकी एक्सपेक्टेशंस बदल जाती हैं, पीपल आर लुकिंग एट देम डिफरेंटली। साल तक गवर्नमेंट को टाइम देना चाहिए बिफोर वी स्टार्ट आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। आई एम जस्ट सेइंग विद दिस गवर्नमेंट द ओनली प्रॉब्लम बदल चुका होगा, वो डायरेक्शंस मुझे क्या बदलेगा, ये हमारे बाबू लोग बदलने देंगे तो बदलेगा। फहद, ये मुझे बताएं, ये जो परसेप्शन है, मैं इसलिए कहता हूं कि मुझे ये परसेप्शन इसलिए बड़ा खतरनाक लगता है, जो मेरा एक सवाल शुरू में था, क्योंकि अगर ये गवर्नमेंट नाकाम होती है या अगर ये गवर्नमेंट ऐसे लगती है कि जैसे इस तरह ही चलेगी हिचकियां ले लेके और एक क्लैरिटी नहीं आएगी, तो बहुत से लोग डिसइल्यूजन ना हो जाएं डेमोक्रेसी से। जो यंग लोग बड़ी पैशनेटली इन्वॉल्व हुए हैं इस दफ़ा, जो हकीकत है, जो पीटीआई का कोर वोटर, यंग बच्चे, लड़के लड़कियां, कॉलेजेस में, स्कूलों में, अपने देहात में, शहरों में, तो मुझे इसमें फिक्र यह है कि इस गवर्नमेंट की नाकामी तो इस ट्रेडिशनल स्टेटस को की कामयाबी होगी ना। मालिक, ये जो आज आपने टॉपिक उठाया है, ये वो टॉपिक है जिस पे मेरा ख्याल है 3-4 महीने से लोग दबे अल्फाज में बात कर रहे हैं, लेकिन अब मेरा ख्याल है खुल के सामने आ गया। और जो आपका जो खदशा है ना, वो इसलिए भी दुरुस्त है कि देखें बैटिंग लाइनअप ख़त्म हो रही है, इसके बाद वो पीछे है कोई नहीं। मतलब उसके बाद तो यही हुआ ना कि जब 11वां खिलाड़ी आउट हो गया फिर अंपायर ही खेल ले, तो ये ख़तरनाक बात ये है कि मतलब इसके बाद अगर ये गवर्नमेंट भी बोल्ड आउट हो जाती है तो पीछे फिर अंपायर ही रह जाएगा। लेकिन उसके साथ जुड़ा हुआ जो है मामला वो ये भी है कि ये जो इनकी कन्फ्यूजन जिसको आप कह रही हैं शुरू हुई है, मैं इसको 3 स्टेजेस में देखूंगा। पहला स्टेज था जब ये इलेक्शन जीते हैं, उसमें कहूँगा सेल्फी स्टेज, यानी इनको यकीन नहीं आ रहा था कि जीत गए। आपको याद है हर मिनिस्टर अपनी सेल्फियां खींचता फिर रहा था, हर बंदा आके इस तरह अपने मेज पे बैठता था, पीछे दो झंडे लगा के और ऐसे अपनी सेल्फी खींच के पोस्ट करता था। दे कुडंट बिलीव दे वर इन पावर। तो पहला स्टेज तो वो था। वो तो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने अपनी जहाज में अपनी पिक्चर लगा के भेजी थी। बिल्कुल। जब ये सेल्फी स्टेज खत्म हुआ तो दूसरा स्टेज आया छोड़ूंगा नहीं स्टेज।
उसमें एकदम सारों को ख्याल है कि यार हमने तो आए थे कि इनको चोरों डाकुओं को छोड़ेंगे नहीं, तो प्राइम मिनिस्टर से लेकर नीचे तक हर वजीर सिर्फ इस बात पे लगा हुआ था कि हम छोड़ेंगे नहीं इनको। वो छोड़े नहीं कि बड़के जो है वो 1.5-2 महीने तो वो खा गई। जब वो खत्म हो गया तो फिर फाइनली आया तीसरा स्टेज, और वो ये था कि अब क्या करें स्टेज, अब तो हम आ गए, अब टास्क फोर्स ही बन गई है, अब क्या करें, अब ढूंढो कि यार इस मुल्क में तब्दीली लानी थी, वो कैसे ली जाए। अब वो ढूंढते फिर रहे हैं, कोई कहता है कि कट्टा पाल लो, कोई कहता है मुर्गी का फार्म कर लो, कोई अपनी स्कीम दे रहा है। यानी अब वो तब्दीली की तलाश मिनिस्ट्रियों में हो रही है, वो मिनिस्टर खंगालते फिर रहे हैं कि हमने प्राइम मिनिस्टर को बताना है कि भाई आपने क्या काम किया है। तो एक अजीब सी वियर्ड सूरत हाल है वो, और वो इसलिए है कि जो काशिफ ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इनको यही नहीं पता कि हमने करना क्या है। वो जो PMLN की एग्जाम्पल है वो गलत है, सही है, देखिए एक चीज शो करती है, उनको पता था वो बिजली के बेसिस पर वो गवर्नमेंट में आए हैं। पहले दिन उन्होंने कहा कि जनाब हमने लोड शेडिंग खत्म करनी है, 5 साल वो वही करते रहे। यू न्यू व्हाट दे स्टूड फॉर, आई डोंट नो व्हाट दिस गाइस स्टैंड फॉर। क्या कर रहे हैं ये, चाहते क्या है करना। एंड कंफ्यूजन अगर है तो आज भी वही है कि इनको खुद शायद ये नहीं पता कि इन्होंने तब्दीली लानी कैसे। इसमें ब्यूरोक्रेसी का रोल उसको प्लीज इग्नोर ना करें, उसको ब्यूरोक्रेसी ने नजरअंदाज। नहीं, एक सेकंड देखें, आते साथ ही इन्होंने किसी तरह, और वो बड़ा आसान था इनके लिए, इन्होंने मिलके जो पुरानी खेप है और जो नई खेप है DMG अफसरों की, उन्होंने कन्विंस कर लिया इनको ऑस्टेरिटी पे कि किसी को और ना आने दें। आप भी जानते हैं, मैं नाम ले लेके भी आपको बता सकता हूं कि कितने वजीर हैं जिनको एडवाइजर जो है वो बात कर दिया था, उनको लगा ऐसा कि शायद ये करना सबसे अच्छा काम है। नहीं, गलत बात है। मैं आप ये हर एक भी बाहर से बंदा जो है इनको लाने नहीं दिया गया है, एक भी। मतलब आप इमेजिन करें, फाइनेंस मिनिस्ट्री में इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर है और बाकी पूरी ब्यूरोक्रेसी, वही ब्यूरोक्रेसी जो 70 साल से जिन्होंने इधर तक पहुंचाया है, वो क्या एक बंदा क्या करेगा? तो गलती 100% असद उमर की है। नहीं, गाली तो मैंने किसी को भी नहीं। ब्यूरोक्रेट तो वही है जो वो पिछले 20-40 साल से करता आ रहा है। तो अगर ये हमें तो सबको पता है कि ब्यूरोक्रेसी अगर ये तब्दीली की खराबी है तो इनको ये चीज चेंज करनी है, लेकिन इसमें हमारा जो एनालिसिस है वो तो दुरुस्त होना चाहिए ना। ये कहना कि इनकी डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर है, इनका जो मंशूर है वो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन इनको आता नहीं है क्योंकि पहली दफा है। इसलिए मैं कह रहा हूं पहली दफा 2-3 वजीर पहली दफा है, बाकी तो कैबिनेट भरी हुई है पुराने वज़रा से जिन्होंने मुख्तलिफ लोगों के साथ वजीर रहे हैं। के अपने नहीं है ना अपने, लेकिन कैबिनेट में तो बड़े लोग हैं। 2-3 आप ये PTI के 3 निकाल दें तो बाकी तो सारे पुराने खिलाड़ी हैं। 3 नहीं, कोई मुशर्रफ के दौर में, कोई दूसरे दौर में, आधा है। मैंने खुद इसका तो इतना एक्सपीरियंस कोई कमाई कोई कम कोई नहीं है, एक्सपीरियंस की बहुत वहां पे चीज है। यही तो इशू है। यू कांट ब्लेम इट ऑन द पीपल। असद उमर की बात करें, एहतशाम लाइन पे मैंने लिया हुआ। एहतशाम असद तो जिसको हम कहते हैं इनके गोल्डन चाइल्ड थे, और यही शुनीद थी कि पोस्टर बॉय और ब्रिलियंट गाय, और यही बंदा सारी चीज लेके चलेगा। और वहीं पे हमने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देखे। इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी बनी, उसमें भी लोगों को डंप कर दिया गया। फिर उसी मिनिस्ट्रीज का एनर्जी और फाइनेंस के स्पोक्स पर्सन, उस पर भी कन्फ्यूजन है। जो लोग, जिस तरह अभी मुशर्रफ ने बात की, वो पुराने लोग जो से हैं, उनमें कोई आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग वाला बंदा कोई नहीं है। ये सब कुछ है। लेकिन पहले मैं चाह रहा हूँ कि आपने जो खबर की है जिस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी बन रही है, वो क्या थी? क्या तनु किन्ने की दस्त है? देखिए मालिक साहब, बुनियादी सवाल इस वक्त यही है कि जो गैर यकीनी की सूरत हाल तेजी से बढ़ रही है, और क्लोज 6 महीने हो गए हैं। और मुशर्रफ अभी बात कर रहे थे कि जी डायरेक्शन है, मेरा ख्याल है ना डायरेक्शन है, ना तज्जियात है, ना इनके पास टीम है। अब देख लें, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कोई टेक्निकल बंदा नहीं है, कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है, प्लानिंग डिवीजन का बेड़ा गर्क हो गया, प्लानिंग के मिनिस्टर आ गए, वो डिप्टी चेयरमैन नहीं लगाने दे रहे। सियासत है, वो अपनी मर्जी के प्रोजेक्ट अपनी मर्जी के कराना चाह रहे हैं। सेंट्रल बैंक में कुछ 2-1 लोग हैं, उनको बात करने का मौका नहीं मिल रहा। देखिए इस वक्त सवाल यह है कि अब आप पीस टाइम में नहीं है। पॉलिटिक्स में पीस टाइम मालिक आप दे सकते हैं, लेकिन इकोनॉमी में वॉर टाइम है। इस वक्त आपके पास देखें, इस वक्त $7.5 बिलियन के आपके रिजर्व रह गए। पूरी दुनिया आपकी तरफ देख रही है। 2.25 मालिक जो है, 14 बिलियन जनाब, वो आपके और मेरे भी शामिल करके 14 बिलियन। हाँ, तो ये सेंट्रल बैंक के तो कंट्रीज फॉरेन रिजर्व्स आर मेड अप ऑफ द टोटल, नॉट जस्ट ऑफ व्हाट्स हेल्ड बाय द स्टेट बैंक। यू आर रॉन्ग हियर मुशर्रफ, लेट मी क्लैरिफाई, यू आर रॉन्ग। ये इस गवर्नमेंट ने ये इसमें शामिल किया तरीकाकार, पूरी दुनिया में नहीं ऐसा होता।
कमर्शियल बैंकों का पैसा जो है ना वो आपका मेरा होता है, उस पर आप सेंट्रल, लेकिन वो इंडिया में भी गिनते हैं साहब, इंडिया में भी वो काउंट करते हैं सारा। फॉरेक्स रिजर्व्स ये दो मुल्कों ने मालिक गेम बनाई अपने तौर पे अपने, लेकिन चले इंडिया के तो बल्कि रिकॉर्ड के लिए मैं डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था, इंडिया में तो जो आपके कार्बन क्रेडिट्स वगैरह की जो डॉलर वैल्यू होती है, डॉलर वैल्यू वो भी अपने रिजर्व्स में काउंट करते हैं। बात ये है मालिक उनके तो 250 अरब से ज्यादा के वो बात और है, वो तो कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। अब देखें मसला क्या है, असल बात यह है, जो खबर जो बड़ी ब्रेक की थी वो मैंने खबर ये थी कि 6 महीने हो गए, IMF वाले कह रहे हैं कि हमारे साथ बात करने वाला कोई आदमी नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि जी जिस तरीके से गुफ्तगू हो रही है, जिस तरीके से हमें मैसेजिंग हो रही है, हमें कुछ पता नहीं चल रहा कि हम किस आदमी से बात करें। बड़ी शिकायत है असद उमर साहब से कि भाई आते हैं, मुलाकात नहीं करते, तैयारी करके नहीं आते, और हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया कि हम कोई आपके लिए कुछ करें। अब इसका फॉल आउट मालिक क्या है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक ने आपकी मदद सस्पेंड की हुई है, और सारी दुनिया के क्रेडिटर नहीं, आपके प्रोग्राम में वर्ड यूज हुए कि जी उन्होंने आपको कहा कि ही इज एरोगेंट एंड अनप्रिपेयर्ड, क्या ये एग्जैक्टली यही उन्होंने कहा। और ये काम शुरू हुआ था बाली में, जब आप देख लें कि पिछले साल पहली मीटिंग हुई थी, असद उमर साहब गए थे, वर्ल्ड बैंक IMF की एनुअल मीटिंग थी, क्रिस्टीन लुगार्ड के साथ इनकी मीटिंग थी, 40 मिनट का टाइम तय हुआ था, 10 मिनट में मीटिंग खत्म हो गई थी, बिकॉज असद साहब डिडंट हैव एनीथिंग टू से। उन्होंने कहा जी हमारी टीम जाएगी तो बात करेंगे। फिर आप देख लें 7 नवंबर को उनकी टीम आती है, 20 नवंबर तक रहती है, कोई इनकंक्लूसिव कोई बात नहीं होती। 2 हफ्ते पहले वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है, फिर अगेन इनकंक्लूसिव, कोई बात नहीं तय होती। वजह से एहतिशाम साहब, अगर इफ आई कैन आस्क अ क्वेश्चन, किस वजह से इनकंक्लूसिव है? क्योंकि खबर तो ये भी आ रही है या अंदर से हमें कहते जी उनकी टर्म्स ऐसी हैं, हम अग्री कर नहीं सकते उन टर्म्स पे। प्राइम मिनिस्टर ने इनकार कर दिया कि नहीं जी हमें इतना ना डॉलर को 180 पे लेकर जाना है, ना पेट्रोल और ना गैस प्राइसेस करते हैं। बल्कि इज दैट ट्रू? इज दैट आल्सो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम? एक तो ये बात, और साथ दूसरी जो मार्केट में बात है वो ये चल रही है कि जी कुछ चीजों में सॉफ्ट अंडरस्टैंडिंग है, वो 12.5% मार्कअप चाहते हैं इंटरेस्ट रेट, वो कम से कम डॉलर की वैल्यू 1.50 पे चाहते हैं, 150 रुपए पे, तो वो तो वैसे ही उधर हो जाती है। 10% पे आप ले गए हैं, 140 पे आपका डॉलर आया हुआ है, तो ये चीजें पहले ही सॉफ्टली करके उसके बाद एग्रीमेंट होगा। तो दोनों पे जरा सच क्या है इसमें? देखिए मालिक और काशिफ, एक बात इसमें गौर करने वाली बात है कि गवर्नमेंट जो है ना अपने तौर पे प्रायर एक्शन जो है ना वो कहे बगैर अनअज्यूमिंगली कर रही है। अब जिस तरीके से आप देख लें कि इन्होंने 30% पाकिस्तान की डिवैल्यूएशन की है, और आप देख लें इतनी बड़ी, और एक्सपोर्ट हमारी दिल्ली की नहीं बड़ी, ठीक है। अब हो क्या रहा है, वो यही कह रहे हैं, और बाय द टाइम आप एग्रीमेंट साइन करेंगे, अगर हम तय कर लेते हैं तो 150 रुपए पे डॉलर आपका आसानी के साथ चला जाएगा। अब सवाल यह है कि भाई ये जो इनडायरेक्टली कुछ हो रहा है, ये आप हमें नहीं बताया जाता, IMF के साथ ब्लैक एंड व्हाइट चीजें क्यों नहीं तय की जाती? देर होने की वजह से वो नॉन इकोनॉमिक कंडीशन की बात कर रहे हैं ना, कि जी ये सीपैक के प्रोजेक्ट बताएं, इनमें लोन कितना है, इक्विटी कितनी है, इन्वेस्टमेंट कितनी है, वो हमारे लिए मसला बना हुआ है। अब असल बात यह है कि 6 महीने में इन्होंने तय नहीं किया कि हमने क्या करना है। अब $2 बिलियन आपने ले लिया, क्या आया सऊदी अरब से, तो फौरन पे बैक हो गया। 1 बिलियन अगले महीने आ रहा है, वो भी इसी में चला जाएगा। 3 बिलियन में से 2 बिलियन जो अभी आने वाला है वो भी देखे ना, इनका जो फाइनेंशियल गैप था, फिस्कल गैप, वो $12 बिलियन का था मालिक जो बाय दिसंबर। अच्छा, ये $12 बिलियन का हिसाब तो अभी कर लेते हैं। 3 बिलियन सऊदी अरब से कैश जो है, जो डिपॉजिट्स है, 3 बिलियन का ऑयल क्रेडिट है, 6 बिलियन हो गए। 2 बिलियन अभी ऑलरेडी जो है आज जो ओपनली खबर आ गई है चीन की, कितने हो गए? 8 बिलियन। 3 बिलियन जो है यूएई ने कमिट किया हुआ है, 11 बिलियन ये हो गए, प्लस 1 बिलियन इधर उधर से करके 12 बिलियन तो ये पूरा हो जाता है। हम इसी पे बैठे हुए, देखे मेरी बात सुने, आपने बात की है ना, बात सुने, वो क्या रहा है, बजाय इसके कि 6 महीने में आप अपनी कोई तैयारी कर लेते हैं, कि आपने कोई तरीका एडॉप्ट किया होता, कुछ शॉर्ट टर्म मैयर लेते। अभी आप देख लें कि एक चीज थी, आपको $20 बिलियन जो आपका वो मिल रहे थे सालाना ओवरसीज पाकिस्तानी से, हमारी होम रेमिटेंसेस वो भी कम हो गई, इस दफा आगे थोड़ी सी बेहतर हुई है। एक्सपोर्ट हमारी नहीं बढ़ पा रही, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट न होने के बाद। चले इस पर मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेना है। शाम एक्शन रुकिएगा, इनका काशिफ के प्रोग्राम में भी डिस्कस कर रहे थे। इन्होंने कहा कि IT जॉन्स है ना बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेटर और जॉब क्रिएशन सब कुछ है, और $50 बिलियन प्लस की मार्केट पाकिस्तान की है। और IT का वजीर आप किसको लगाते हैं? खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को, जो मेडिकल डॉक्टर प्लानिंग का देख लें, और जो खुद कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि मैं IT का क्यों हूं, मैं तो मेडिकल डॉक्टर हूं। ये आई एम लिविंग यू विद दिस थॉट। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे बात करते हैं कि तरजीहात जौन सी हैं वो कैसी हैं और उनके ऊपर एक्शंस क्या हो रहे हैं। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक टू द शो। जी मुशर्रफ, ब्रेक में आप कह रहे थे कि ये जो सी बात है कि जी बिजनेसमैन बड़ा दुखी है, ये दुखी काम है और ये अप्रीहेंसिव है कि टैक्स रेट बढ़ रहा है इनका, इसलिए इनको ये देखें, हमारा एक बहुत लंबा तसलसल है कि जो सुपर एलीट या सुपर रिच है पाकिस्तान की, चाहे फौजी हुकूमत हो, सिविलियन हुकूमत हो, कॉम्पिटेंट हो, इनकॉम्पिटेंट हो, वर्ल्ड बैंक से हम फाइनेंस मिनिस्टर लेके आए, एंग्रो से लेके आए, दे ऑलवेज डू वेल। उनको कभी कोई नहीं छेड़ता। इस मुल्क में जो भी गलतियां होती हैं उसका खुमियाजा गरीब को भुगतनी पड़ती हैं। ये एक मौका है, मैं समझता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि असद उमर और इमरान खान बड़े क्लियर हैं। उन्होंने सुपर एलीट को इस मुल्क में टैक्स करना है, लेकिन इमरान खान की मजबूरियां हैं क्योंकि उनके काबीना में कई सुपर एलीट के मेंबरान नॉन काबीना के अंदर भी हैं और जो एक एक्स्ट्रा काबीना है उसमें भी हैं। ये एक अंदर पीटीआई की एक लड़ाई चल रही है और ये आप दोनों को पता है। अब आप कितना तस्लीम करें ना करें वो आपकी मर्जी है। एक अंदर पीटीआई की लड़ाई चल रही है। मेरा ये पर्सनल व्यू है कि हमें इस वक्त एक बहुत बड़ा जहांगीर तरीन वर्सेस एनीबॉडी हु डजंट लिसन टू हिम, और भी बड़े लोग हैं। पॉइंट ये है कि अल्टीमेटली आपने ये फैसला करना है कि इस मुल्क में क्या जो असद उमर चाहते हैं, विच इज टू टैक्स द सुपर एलीट एंड टू रिड्यूस द सब्सिडीज, वो होगा या वही होता रहेगा जो पहले से होता चला आ रहा है। ये बेसिक डिबेट है। अब इसमें जो तनकीद एहतशाम इतने क्वालिफाइड है उनसे कोई डिबेट नहीं कर सकता, उनकी सोर्सेज, उसमें कोई डिबेट नहीं है। लेकिन कंफ्यूजन इसलिए क्योंकि वो खुल के ये बोल नहीं सकते जो मैं आपको कह रहा हूं। दो काबीना मेंबर आके ये तो नहीं बताएंगे कि उनकी इट कुत्ते द वैर लगा हुआ है। सो ये हमें ये, लेकिन बाहर हमें ये क्लियर होना चाहिए। आपको पता है मैं तो खुद बड़ा क्रिटिक रहा हूं, असद का भी, पीटीआई का भी, खान साहब का भी। ये जब गलतियां करेंगे हम रज के जो है इनको क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन इस इशू पे, ऑन द इशू व्हेन यू हैव टू चूज बिटवीन द सुपर एलीट एंड बिटवीन मिडिल क्लास पीपल हु वांट दिस कंट्री टू डू वेल, एंड ताकि पाकिस्तान को बार बार ये ना करना पड़े IMF का, उसका सिर्फ एक हल है, सुपर एलीट और सुपर रिच को टैक्सेशन सिर्फ एक आंसर है इसका। मुशर्रफ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। टैक्सेशन सिर्फ एक आंसर है ना। जब आप बात कर रहे हैं ओवरऑल के जनाब असद उमर साहब ने इकोनॉमी को संभालना है, तो इकोनॉमी जो है वो एक बहुत बड़ी चीज है, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं उसके। अब सिर्फ अगर टैक्स की बात करें तो चलें, वो तो इमरान खान साहब कब से बात करते आ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा द हायर डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमिक डायरेक्शन वो क्या है, रिफॉर्म क्या होना है, किस तरीके से स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को ठीक करना है, किस तरीके से आपने इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को बहाल करना है, ग्रोथ स्ट्रैटेजी क्या है, द बिग पिक्चर जो है वो नजर नहीं आ रही। प्रॉब्लम वहां पे है। ये देखें ना, एक स्ट्रेटेजिक आउटलुक को लेकर आप टैक्टिकल डिसीजंस कर रहे हैं तो कंफ्यूजन तो होगी फिर। अच्छा, एक चीज ऐड कर दूं। देखिए, मुझे आज भी पता नहीं कि PIA और स्टील मिल के साथ क्या करना। अगर आप ये 5-6 चीजें जो बड़े सफेद हाथी हमने पाले हैं, इनको प्राइवेटाइज कर दें। का कल भी देख लीजिएगा प्रोग्राम, मैं बताऊंगा क्या कर रहे हैं ये आपके सर। इनको अगर आप प्राइवेटाइज करते हैं, आपका $6 अरब साल का बचता है। यही नंबर है ना, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ। नंबर ये मुझे बताया गया कि ये जो बड़े इदारे, तो मुझे तो नहीं पता उसके साथ क्या कर रहे हैं। इसका जवाब दे सकता हूँ। अच्छा, मैं आपको पता है खजाना और तेमासिक की बुनियाद पर पाकिस्तान एक सॉवरेन वेल्थ फंड तैयार कर रहा है, उसका बोर्ड भी तैयार हो गया है, उसके जितने भी, और ये खबर ये रिपोर्ट है, मतलब है कि कहीं ना कहीं मार्केटिंग का भी प्रॉब्लम है। क्योंकि मार्केट अपने आप को मार्केट करना चाहिए कि हम ये कर रहे हैं, बॉन्ड्स इशू करेंगे। लेकिन उसमें मसला क्या है, मार्केटिंग में मसला क्या है? आप देखें, आज ही मैंने ट्वीट किया, अमीन असलम अटक वाले जो हैं, अहमद अजहर, ये इनसे तो पीटीआई के मुखालफीन और जो क्रिटिक्स हैं उनकी बड़ी उम्मीदें जो है वाबस्ता हैं। पढ़े लिखे, ऑनेस्ट, आप सबको पता है इनका दूध पानी सारा। इनसे क्या गलती हो रही है? बजाय बिग पिक्चर इश्यूज पे फोकस करने के और इस तरह की चीज को प्रमोट करने के, वो क्या करते हैं, ट्विटर पे कोई लड़का आके उनकी तनकीद करता है, उसका वो जवाब देना शुरू कर देते हैं। कोई फिर से तनकीद करता है, लड़ाई शुरू कर देते हैं। कल हमाद अजहर साहब कर रहे थे, आज अमीन असलम जो है वो लाहौर का जो स्मॉग डेटा है उस पर डिबेट कर रहे हैं। दिस इज वेयर लीडरशिप का फेलियर है। यहां इमरान खान को लीड करना होगा, अपने काबीना को क्लियर करना होगा कि कुछ लोगों का काम है हुल्लड़बाजी और कुछ लोगों का काम है पब्लिक पॉलिसी। एक प्योरली पॉलिटिकल क्वेश्चन, एक बड़ा इंटरेस्टिंग नैरेटिव अब हो गया है। मैं जब बात कर रहा था कि अगर ये निज़ाम लोगों को फील हुआ कि नहीं डिलीवर कर रहा तो उसके बड़े खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेज हैं। एक बड़ा मजेदार पैरेलल, सेकंड पैरेलल चल रहा है। नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, एक ज़माना था कि जब कहते थे कि जी ये डील कर रहे हैं, बैक रूम डील्स हो रही हैं, सब कुछ हो रही हैं। अब अगर कोई डील होगी दोनों की तो बड़ी ही पोजीशन ऑफ वीकनेस से होगी, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से नहीं होगी। पहला एक चीज़। दूसरा जो उनका सेकंड आ रहा था कि जी इनकी रिप्लेसमेंट्स कौन होंगी, तो उधर बिलावल भुट्टो अपने वालिद के शैडो से नहीं निकल सके,
इधर शहबाज शरीफ साहब अपने भाई के शेडो से नहीं निकल सके, तो सेकंड टियर जो सा है वो भी एब्सोल्युटली इट्स बिकम अ नॉन स्टार्टर। मरियम के अपने इश्यूज हैं। अब जिस तरह ये डाइस इस वक्त स्टैक हो गया सारा टेबल, अगर ये गवर्नमेंट वीक होती है या इसी तरह वो डिलीवरी नहीं देती जो हम चाहते हैं, और वहाँ पे वो सिचुएशंस हैं जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया है, फिर पॉलिटिकल सिनेरियो क्या नज़र आता है। फिर जिस तरह फाद ने शुरू में कहा था फिर तो एम्पायर ही रह गए ने। इज देयर अ डेंजर? I believe there's always a solution. We can't say कि मुल्कों के अंदर इस तरह के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस नहीं होते। अगर मियाँ साहब नहीं, लीडरशिप नहीं है, तो शायद इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर PMLN, बिकॉज मैं ये जानता हूँ कि PMLN की शायद खाकान अब्बासी की गवर्नमेंट शायद ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही थी उस गवर्नमेंट से जो मियाँ नवाज शरीफ चला रहे थे। ये आपने पता नहीं सुना या नहीं सुना, हर तरफ से आवाज़ यही थी। नहीं, ये बात हमने भी की हुई है जब कि ये मच बेटर गवर्नमेंट वाज बीइंग रन बाय शायद खाकान अब्बासी देन समबडी लाइक नवाज शरीफ। सो अगर वो लीडरशिप भी दें पीछे और हुकूमत किसी और को चला लेने दें और उनको अपनी मर्जी करने दें, वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। लेकिन नुकसान क्या है? देखिए, मेरा ये ख्याल है बहुत बड़ा लॉस है इस वक्त। सब पॉलिटिकल पार्टीज को दे हैव टू लुक ओवर देयर शोल्डर के इमरान खान की तरह खड़ा था पिछली 10 साल में या 2011 के जलसे के बाद 7-8 साल में। एक बड़ा मेजर डिफरेंस आया कि आप 2011 तक की मुस्लिम लीग नून की गवर्नेंस देखें पंजाब की, सडनली मेट्रोज बननी शुरू हो गई। आप एग्री करें डिसएग्री करें, आपकी मर्जी है। ट्रेनें बननी शुरू हो गई, ओवरहेड बन रहे हैं, अंडरपास बने, लेकिन उनकी बहुत नंबर बढ़ गया। वाई? एक मीटिंग है, मुझे याद है, एक ब्यूरोक्रेट ने कहा कि उन्होंने कहा कि कुछ करना है, देखो इतना पॉपुलर और लाहौर से इतना जलसा कर गया तो की करिए। उन्होंने कहा जी ऐसी चीज़ तो नजर आए, लेकिन वो चीज़ जो इलेक्शन से पहले हम खत्म भी कर सके। सो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको नजर आया कि दो पॉलिटिकल पार्टीज पे रसूल भी कहीं ना कहीं आ गए, परफॉर्मेंस बेस्ड डिबेट होनी शुरू। अगर इमरान खान की हुकूमत बैठ गई तो मिडिल क्लास का बहुत बड़ा नुकसान है। देखो, वो एजुकेटेड मिडिल क्लास जिसने इन्वेस्ट किया अपना, वो लोग जो कहते थे हमने सियासत में बात ही नहीं करनी, इतना बड़ा चंक था जो सियासत पे बात ही नहीं करना चाहते। आज सारे इसमें से अक्सरियत आपका टीवी शो देख रहे हैं। यंग लड़के लड़कियां कभी आपको आगे नहीं कहते सर आपका शो बड़े शौक से देखते हैं। किसने कहा था? कौन कहता था कि ये कभी पॉलिटिक्स के शो देखते भी होंगे किसी जमाने में? सो दे गॉट इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स। उनकी होप्स, अगर इमरान खान बैठ गए, वेयर डू द होप्स गो? क्योंकि सडनली यू लेफ्ट विद एक ऐसे सिस्टम के साथ या ऐसी दो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जिन राइटली और रॉन्गली, ठीक या गलत, मैं ये नहीं कहता कि ठीक है या गलत, लेकिन जिनसे ना उम्मीद हो चुके थे ये सब लोग। इसमें सिर्फ एक गुजारिश है, अगर मुकाल होता अगर तो सिर्फ 2 गुजारिशा कर लो। सो प्रॉब्लम यह है कि मैं ये नहीं कहता कि इसका कॉन्सिक्वेंस जिसको आपने कहा कि स्टेटस को फिर रह जाएगा, दिस इज व्हाट पीपल मे थिंक। और इसलिए चले ना चले इस पॉलिटिक्स में इस राइवलरी का रहना ये तीन पार्टी का, आई फाइंड इट टू बी गुड कि ये तीन पार्टीज हुकूमत में जो मर्जी, एक सूबे में दूसरा कोई एक मरकज में आ जाए, बट ये कंपटीशन रहना चाहिए। बिल्कुल बैठना मेरा ख्याल है बड़ा नुकसान होगा। 100% अग्रीड। सिर्फ एक इसमें जो गुजारिश थी मेरी वो ये कि ये जो वैनिटी है पाकिस्तान के शहरों में रहने वाले, ख़ास तौर पे इंग्लिश मीडियम अच्छे घरानों से ताल्लुक़ रखने वाले वेल ऑफ जो पाकिस्तानी हैं, जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, जो पहले कभी सियासत में इन्वॉल्व नहीं थे और अब हो गए हैं, एक तरह से ये इनका प्रॉब्लम है कि अगर इमरान खान, लेट मी फिनिश, आपको मैंने ख़त्म करने दिया था, अगर इमरान खान फेल हो जाता है तो इसका यह मतलब नहीं है कि पाकिस्तान फेल हो गया खुदा न खास्ता, या सियासत जो है वो बुरी चीज़ है। इसका यह मतलब है कि इमरान खान इतना अहल नहीं था उन उम्मीदों और उन ख्वाबों के लिए जो आपने उनसे जोड़े थे। आपने उनको देख के ये पसंद किया उनको, या उनके कैंसर हॉस्पिटल को देख के पसंद किया, या उनकी आप कहते हैं कि इमरान ये सब पार्टी तक डैमेज रहेगा? नहीं, ये ओवरऑल डैमेज नहीं होगा। नहीं, ये डैमेज हो या ना हो, लेकिन होना चाहिए नहीं, क्योंकि जो लोग इन्वेस्टेड हैं, एक काम है कि वो और सियासी पार्टी पाकिस्तान फेल होने वाला तो मैं पहले ही कह चुका कि नहीं हो सकता। लेकिन जो आप जिसको आप अर्बन मिडिल क्लास कह रहे हैं यार, देखिए जब ज़िया-उल-हक के जमाने में हम जवान हुए, ज़िया-उल-हक के जमाने में, तो हम अपने आप को कहते हैं वी आर द लॉस्ट जनरेशन। मेरा खतरा ये है कि अगर ये गवर्नमेंट नहीं सही चली तो क्या हमें एक और लॉस्ट जनरेशन नहीं आ जाएगी, डिसल्यूजन हो जाएगी। चाहे मेरे बेटे हैं, हमारे छोटे भाई हैं, सारे विलेजेस ऐड कर मैं नदीम चंद सब, मेरा ख्याल है इतना क्लियर कट डिवीजन नहीं है वोटिंग ब्लॉक्स का। मालिक, इफ आई कैन जंप इन फॉर अ सेकंड, देखें इतना ये कहना कि जी पढ़े लिखी मिडिल क्लास जो है वो सारी पीटीआई है और अगर पीटीआई फेल होती है तो वो मिडिल क्लास जो है वो डिसल्यूजन हो जाएगी, इतना कट एंड ड्राइड नहीं है। आई थिंक ये मिक्स्ड है। और वैसे भी अगर आप पाकिस्तान का पावर मैट्रिक्स इस टाइम देखें तो वो जो 50-30-20 फार्मूला चल रहा है, 50-30-20 फार्मूला क्या है? 50%
30% स्टेक आपका जो पावर स्टेक है वो आपकी इस्टेब्लिशमेंट के पास है, 30% जो है वो आपका जुडिशरी के पास है और 20% जो है वो इमरान खान के पास है। तो अगर इमरान खान फेल होता है तो 100 में से 20% फेल हो रहा है, 50 और 30 तो फिर भी चल रहा है, विच ऑल्सो मीन्स कि वो जो स्पेस है इमरान खान के पास या किसी और के पास वो अभी 20 ही है, मैं रफ फिगर बोल रहा हूं। विच ऑल्सो मीन्स कि देखें हमारे पास 50 और 30 फॉर्मूला का मीन्स व्हाट, कि आपकी रियासत बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, यानी कि अ मॉडल इन विच अ वेरी स्ट्रांग स्टेट इज मैनेजिंग पॉलिटिकल एलिमेंट्स। आप इसको आप चाइना का मॉडल कहें, इसको आप प्यूटन स्ट्रांग मैन देखें, प्यूटन स्ट्रांग मैन है, नीचे प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं जा रहे हैं, उधर एर्दोआन है, नीचे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो अगर स्ट्रांग बिग ब्रदर ईरा पाकिस्तान में आ गया है तो वो जो 20% स्पेस इमरान खान ने पकड़ी हुई है, कल को इमरान खान फेल होता है तो एक्स आ जाएगा, वाई आ जाएगा, पीटीआई का एलिमेंट और पीएमएल एन का एलिमेंट जोड़ के एक और पार्टी निकल आएगी। आपके पास टैलेंट पूल तो वही है ना, शायद खाकान भी है, साद रफीक भी है, खुसरो बख्तियार भी है, वो इधर उधर बिखरे हुए हैं। वो टैलेंट पूल मिक्स भी हो सकता है, लेकिन मिक्स होके आना वो 20 पे ही है। ये बड़ी फराजदिली है, कुछ टैलेंट पूल का इकट्ठा नहीं होने दे, बेहतर है। खुसरो को छोटा सा थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट। देखिए मसला ये कि आम आदमी ये नहीं देखता कि 20% उसके सामने एक जो तस्वीर है ना, उसमें उसको 100% सियासतदानी नजर आता है। एग्जैक्टली उसको ये नहीं समझ आ रही कि 50% कौन है, 30% कौन है। मेरा ख्याल है उसको या नवाज शरीफ नजर आती है, उसको या नवाज शरीफ नजर आ रहा है या इमरान खान नजर आता है। अगर 20% गिरेगा तो उसके लिए 100% गिर जाएगा। उसके लिए ये नहीं है कि यार 100% से 20 गिरा, 80 तो अभी भी खड़ा हुआ अपनी जगह पे। व्हाट ही थिंक्स इज, एक पढ़ा लिखा मिडिल क्लास या जिसने फर्ज करे पीटीआई को वोट डाला, अब मैं उस दिन वॉक करके अपने जिम से जा रहा हूं, मैं आपको मिसाल दे देता हूं। एक लड़का आया मोटरसाइकिल उसने रोका, कहता सर मैं लॉयर हूं, इनकम टैक्स लॉयर हूं। सर इमरान खान भी अपना काम होगा, अब इस मुल्क का क्या बनेगा? कि क्या बनेगा? मैं कहा यार तुम क्यों नहीं क्या होगा, 2-3 महीने होने वाले काम कर रहे हैं, हुकूमत चल रही है, कुछ नहीं हुआ अभी, कितने ना काम होगा। सर सारे तो यही कह रहे हैं। मैं कहा अच्छा सारे कह रहे हैं, फिर अब बताओ तुम आपने क्या करा? सर फिर इस मुल्क का क्या बनेगा? सो फॉर हिम Imran going down means what happens to this country next, because he doesn't understand. But then he has to grow up. I mean, that's the debate is he has to grow up. Musharraf Zaidi saying things, he has to grow up. And maybe you as well. मतलब देखे ना, Imran, this question is probably what you have to this question is based on Musharraf, you have to give confidence to people to grow. आप अपने दिमाग के मुताबिक लोगों को जज मत किया करेंगे। God wants to jump in. And also one more thing, 30% जो आपने अदलिया को दिया 17 जनवरी को, वो 30% शायद बहुत कम रह जाए। Exactly. या शायद बहुत बढ़ जाए, अल्लाह से दुआ करेंगे। जब मेडवेडेव गिरा था, आई थिंक दैट्स हाउ यू प्रोनाउंस हिज नेम, जब मेडवेडेव था, मेडवेडेव ही शायद, जब वो फारिग हुआ तो किसी ने कहा था रशिया कोलैप्स हो गया। लोग कहते हैं यार प्यूटिन जाएगा तो क्या होगा? भाई प्यूटिन जिंदा है पाकिस्तान में, मेडवेडेव आते जाते रहेंगे। नहीं, हमारा प्यूटिन उस टाइम प्रोनाउंस नहीं होता ना, वहां प्यूटिन बड़ा सामने होता है, यहाँ पे प्रिज्यूम किया जाए, प्रिज्यूम पुटिन है, ये डबल पी है, ये वो वाला नहीं है जिस तरह आप कह रहे हो। मुझे आप ब्रेक लेना, सुना था पंजाब वाले इतना तकल्लुफ नहीं करते जितना आप कर रहे हैं। हमारा एक ब्रेक लेना जरूरी है। ब्रेक से बाद आई क्विकली वांट टच ऑन दैट सब्जेक्ट। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो बिल्कुल खामोशी से साइड पे होती जा रही है, वो है असद खान केस को द वे FIA ने आके कह दिया, हाथ उठा लिए कि हम कुछ नहीं कर सकते। एक बड़ा खौफनाक प्रेसिडेंट है, ये एक बहुत बड़ा एक तारीख का एक जुर्म था। अगर इसके साथ ये हो रहा है और इस पर कोई रिपल्स नहीं हो रहे, तो अभी और भी इस लाइन में क्यू में बहुत से और केसेस लगे हुए हैं। क्या ये तमाम बड़े केसेस इधर ही जाएंगे? और अगर ये गए तो पहले ही मैं एक बात बार बार कहता हूँ कि हमारे सिस्टम में कैपेसिटी नहीं है, और उसकी वजह से जो अकाउंटेबिलिटी का स्लोगन है उसकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो रही है। अगर ये क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो गई तो फिर ये चीज़ें आगे क्या किस बल बैठेंगी, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मैंने असद खान केस की बात की थी। फादर आई स्टार्ट विद यू वेरी क्विकली, 30 सेकेंड्स। क्या ये खौफनाक प्रेसिडेंट है? और ये अगर बाकी केसेस में भी इसी तरह हाथ उठा लिए तो फिर तो वी आर बैक टू स्क्वायर वन।
बिल्कुल सही कह रहे हैं मालिक आप, क्योंकि देखिए प्रेसिडेंट्स जब बन जाता है तो उसको अनडू करना बड़ा मुश्किल होता है। ये असगर खान केस की मेरिट्स और डीमेरिट्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर ये परसेप्शन बन जाए कि जो एहतसाब है, जो अकाउंटेबिलिटी है, वो कुछ लोगों के लिए तो ठीक है लेकिन कुछ लोगों के लिए नहीं है, तो वो जो एतमाद है इस वक्त जो कि ऑल टाइम हाई पे होना चाहिए वो कम हो जाएगा, और उससे मेरा ख्याल है पाकिस्तान में जो ये एक वेव चली हुई ऑप्टिमिज्म की उसमें वो पंक्चर होगी। अगर मैं आपसे लास्ट कमेंट ये लूं कि क्या करे गवर्नमेंट कि कम से कम लोगों को हौसला हो कि चीज़ें हो रही हैं और ये तासुर ख़त्म हो कि जी बिल्कुल एक हेडलेस चिकन की तरह काम हो रहा है। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को 2 या 3 मैक्सिमम अपनी जो टॉप प्रायोरिटीज हैं उनकी निशानदेही करनी चाहिए और उसके बाद उनका पूरा गेम प्लान जो है वो एक्सप्लेन करना चाहिए कि ये हमारी तरजीहात हैं और इस तरीके से हमने इनको हासिल करना है। ये क्लैरिटी अगर आगे आ जाए तो बाकी काम होते रहेंगे। मुशर्रफ, लेकिन वो तो प्राइम मिनिस्टर ने की है जी, हेल्थ है, एजुकेशन है, अकाउंटेबिलिटी है, मईशत, ये 3-4 तो करती हैं इस पर और बार बार करते रहे। मेरा नहीं ख्याल कि ये डायरेक्शन का या क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स का इशू है। ये जरूर हो सकता है सड़क पे मोटर बाइक वकील रोक के पूछता है की हो रहा है, मेरे से लोग पूछते हैं, हर एक से पूछते हैं, तो है तो सही ना। नहीं, ये देखें, सो व्हाट डज ही डू, क्या करे गवर्नमेंट? परसेप्शन इंप्रूव करे। 5 साल की मोहलत है ना, 5 साल मिले ना इनको, 4.5 महीने मुश्किल से हुए हैं। आज जनवरी की कौन सी तारीख है? 4.5 महीने हो गए हैं, मतलब 5 महीने होने वाले हैं 10-1 दिन में। आप मतलब मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा लोगों को हौसला करना पड़ेगा। मेरा आपसे यही सवाल है, लोग फिर इतनी जल्दी लोग हौसला क्यों हार रहे हैं? क्योंकि पिछले 2 साल में खास तौर से पैनामा के बाद हमने आदत डाल दी है व्यूअर्स को कि 24 घंटे उनको एड्रेनलिन रश मिलेगा, 24 घंटे उनको कोई सीन मिलेगा जहां मैं और आप जोर जोर से एक दूसरे की बात काट रहे होंगे, जहां पे मीडिया का कसूर है, हमारा कसूर है, गवर्नमेंट सेट जा रही है। नहीं, इसमें सबसे बड़ा कसूर तो उन लोगों का है। नहीं, सबसे बड़ा कसूर तो उन लोगों का है जिनकी जिम्मेदारी है काम करना। मैंने पहले भी कहा, अल्टीमेटली असद उमर की जिम्मेदारी है। अगर फाइनेंस मिनिस्टर क्या प्राइम मिनिस्टर की टीम ठीक है? नहीं, प्राइम मिनिस्टर की टीम करीब से भी ठीक नहीं है। काशिफ तो ख्याल है टीम ठीक ठाक ही है, तो इससे ज़्यादा क्या आपको आइंस्टाइन लाने पाकिस्तान में। प्रॉब्लम क्या है, देखिए इस टाइम प्रेशर गवर्नमेंट पर इसलिए क्योंकि ऑपोजिशन पर बहुत प्रेशर है, तो ऑपोजिशन ने अपना प्रेशर डाइवर्ट किया है। इट इज़ व्हाट द ऑपोजिशन डज। उन्होंने सारा प्रेशर गवर्नमेंट पर डाल दिया, अंडर 14 की टीम है, काम करना नहीं आता वगैरह वगैरह। सो रिएक्ट तो चीजों पे अंडर 14 की तरह ही करते हैं और उनका एग्जांपल्स नहीं। और मैं एग्री विद ये ट्विटर डिप्लोमेसी, किसी ने हेलीकॉप्टर का पूछ लिया तो कह दिया जी 55 रुपए किलोमीटर पड़ता है, मतलब ये तो वापदा पड़ गया। ये फारूक सलीम वाला पूरा ड्रामा जो था शेमफुल। सो मुझे लगता है गवर्नमेंट, मैं फाद साहब से बिल्कुल एग्री करता हूँ, 4-5 चीजें आइडेंटिफाई करें जिसमें रिफॉर्म्स मेरा ख्याल है टॉप ऑफ द एजेंडा होना चाहिए, क्योंकि उनकी बुनियाद रिफॉर्म्स थी कि हम आएंगे तो पुलिस ठीक करेंगे, ये ठीक करेंगे, वो ठीक करेंगे, और उसमें ऐसा ऐसा बताते जाएं अब हमने ये कर लिया, अब ये लॉ बन गया है, इसको हम पब्लिक में डाल रहे हैं, जरा इस पर बहस करें और उसके बाद फिर हम इसको असेंबली में लेकर जाएंगे वगैरह वगैरह, सो दैट लोगों को पता लगे काम हो रहा है, बजाय इसके कि ये खामोश है और खाली वो फायर फाइटिंग और सियासी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। उस वजह से लोगों को लगता है कि शायद कुछ नहीं हो रहा, और ऑपोजिशन का प्रेशर, मैं फिर कहूँगा ऑपोजिशन के ऊपर जितना प्रेशर डालेंगे वो गवर्नमेंट पे प्रेशर डालेंगे, और ये प्रेशर पहले आपको कॉन्सेंट्रेशन हर वक्त ऑपोजिशन से गवर्नमेंट तीर चला रही है ऑपोजिशन पे, एक पैरेलल काम हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी चल रही है, अगर मियां साहब इसके अलावा कुछ करने की जरूरत है। अगर मियां साहब बाहर आ जाए, एफआईए का केस रुक जाए, मुझे लगता है कि ऑपोजिशन भी थोड़ी ठंडी हो जाएगी। देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन ऑपोजिशन। आप कैसे कह रहे हैं कि ये डाल, क्या एफआईए के केस का जरदारी साहब में प्रेशर नहीं है? बिलावल की तकरीर आपने नहीं सुनी? क्या मियां साहब के केसेस और उनकी सजाओं का प्रेशर पीएमएलएन पर नहीं होगा? सो ये प्रेशर तो होगा उन पर, वो जब भी उनके ऊपर प्रेशर डालेंगे वो हुकूमत पे प्रेशर डालेगी और ये कन्फ्रंटेशन शुरू होगी। ये कन्फ्रंटेशन नहीं, और असगर खान केस पर नवाज शरीफ के 1970 के रिकॉर्ड निकल सकते हैं, आसिफ जरदारी का ये आपने पढ़ी है रिपोर्ट, कहां से निकाल के ले आए फेक अकाउंट, लेकिन जो 2 फौजी कहते हैं कि भाई मैंने दिए पैसे, मैं गया था देने, यूनुस हबीब ने मेरे इंटरव्यू में आज कॉपी मांग ले मेरे से, मैं दे देता हूं, असलम बेग है मुझसे मान रहे मैंने दिए पैसे, देने वाला मान रहा है, उधर से तो शुरू कर लो कम से कम यार, उससे पूछो जाके क्या करना है। नहीं करें। आपको पता है डीएचक्यू ने क्या कहा? उन्होंने कहा जी हम खुद अपने कमीशन के मुताबिक इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन। वक्त आ गया कि इस मुल्क में सेक्रेट काउस का कॉन्सेप्ट ज़रा चेंज हो जाए। इस मुल्क में एक ही सेक्रेट काउ है, उसका नाम है आइन, और एक ही सेक्रेट है चीज़ है, वो है ये मुल्क।
उसके अलावा तमाम इदारे, तमाम उसके लोग। और अगर असर खान जैसे केस का फ़ैसला भी सिर्फ इस वजह से FIA के पर जलते हैं कि उसमें आर्मी के लोग हैं, तो आई थिंक ये बहुत बड़ी एक ट्रेजेडी होगी। दूसरा, परसेप्शन इज़ रियलिटी कहा जाता है। गवर्नमेंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अपना परसेप्शन ठीक करे और ये तासुर मिले कि ये किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। बहुत से नकायस हैं, बहुत से हैं, लेकिन लाइक आई सेड इट इज़ अ बिट टू अर्ली। वाकई बहुत जल्दी है कि हम जज करें, लेकिन ये जल्दी है, ये हाइप खुद गवर्नमेंट की क्रिएट करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि गवर्नमेंट का काम होता है उम्मीद, एनवायरनमेंट ऑफ होप, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे एक स्टूडेंट हो, चाहे आम शहरी हो। कॉन्फ्रंट्रेशन अपोजिशन का काम है, गवर्नमेंट का काम कॉन्फ्रंट्रेशन ख़त्म करना है और एक प्रोएक्टिवली पॉजिटिव कार्रवाइयाँ करना है। तो अब कंटेनर से उतर जाएं, पोडियम से उतर जाएं, अपने अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, लेट्स सी सम रियल हार्ड वर्क और लोगों को बताएं। अगर उम्मीद है तो सब कुछ कायम होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।